हमारा कुछ लोग बोलते हैं कि भाई तू तो पहले एलएडीज था, हाँ। अब नहीं दिख रहा, मतलब बातों से एलएडीज नहीं दिख रहा। और फिर थोड़े दिन में बोलते तुम तबलीगों के मदरसे में पढ़े थे ना, अच्छा, बात तुम्हारे अलग अलग है। आज मस्जिद की कमेटी को देखे तो आपको ऐसा महसूस होता तामीरी कमेटी है वो, खाली करंट गया कमेटी जिम्मेदार, खाली नहीं है कमेटी जिम्मेदार, एसी नहीं है कमेटी जिम्मेदार, बस्ती में अखलाकियात नहीं है कमेटी जिम्मेदार नहीं है। वाह कि आगे की जो तालीम हम देंगे कल्चर के साथ देंगे, आपके रेगिस्तान में नहीं देंगे, भिजाइए हमारे पास। और वही कल्चर का एक प्रोडक्ट है जी हाँ, एमबीएस सोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाह रहे थे। कैसा बढ़ना है, ये 2024 है जी। फिर एक 30 साल के बाद या एक 50 साल के बाद ऐसा तीनों फिर बैठ के अपने ही नस्ल के फिर से ये रोना नहीं रोना। तो उनके सामने there is a person sitting, and I don't mean to body shaming or ugly shaming, but I'm giving you a stark contrast in the entire makeup of these two people. One which inherently brings respect when you look at, one which divides you कि भाई हम और तुम में फ़र्क आया था। साली आदमी को कोट पैंट में पहनते हुए 3-piece सूट पहन के बैठते हैं और कॉलर का बटन खुला रखते हुए, तो ऑब्वियसली ही इज़ नॉट अमंग देम, एटलीस्ट उनमें से तो नहीं है। सही उनमें से तो। और वो आपको डंके की चोट पे डायरेक्ट सवाल पूछ रहा और नेशनल टेलीविजन कि क्या फ़ायदा है तुम लोगों का जब हुकूमत की क्या बोलते सो नाल तुम्हारे हाथ में थी और तुम जो है ज़ेन तुम्हारे हाथ में थी, नाल तो पैर में रहती सॉरी, तो क्या करे तुम लोग इन अ कंट्री दैट वाज फाउंडेड फॉर द मुस्लिम्स बाय द मुस्लिम, द वर्ल्ड्स फर्स्ट मुस्लिम डेमोक्रेसी। और इस सवाल का जो वेट है ना, अब सोचो ये साहिल अदीम पूछ लिए जी, रोज़े महशर में अगर ये सवाल अल्लाह ताला पूछे तो सही बात, पकड़े जाएंगे सब पकड़े। और आप दोनों में से कोई में कोई ये बोल सकता है क्या कि नहीं अल्लाह ताला ये सवाल नहीं पूछेंगे? बोले नहीं बोल सकता। मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ आपको। बोलिए साहब, 2 चीज़ें बोलिए। मैं आपकी बात से पहले बोल देता हूँ, जिस दिन पहली तकरीर हुई थी इजराइल के सदर की जी, उस वक्त उन्होंने बोला था कि मैं अब ग्राउंड में उतर रहा हूँ फौज लेके जी, और दुबई और यूएई और सऊदी अरब का जो इस्लाम है वो हमारे लिए काबिल कबूल है, तालिबान का इस्लाम हमारे को काबिल कबूल नहीं है। और आप लोग खामोश बैठिए, मैं इन दहशतगर्द लोगों का खात्मा करके फिर आपके हुकूमत हवाले कर देता हूँ। अगर वो क्लिप मिली तो मैं आपको सेंड करूँगा, सेम अल्फाज उसके। ये जुमले को एनालाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। कौन बोल रहा साहब? इस ये जुमले यहूदी बोल रहा, उसको एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। एक यहूदी बोल दिया मुसलमान लीडरों को कि भाई तुम हम में से, हम तुम्हारे को हुकूमत दे थे, बस। तो देन द एंटायर आइडेंटिटी ऑफ द मुस्लिम लीडर्स इज नथिंग बट सूडो-ज़ायनिस्ट, और तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं मैं। एग्जैक्टली या फिर तुम हमारे लिए काम करो बस। एक्चुअली तुम हमारे लिए काम कर रहे हैं और तुम्हारे काम करने से हम खुश हैं, इसीलिए तुम्हारे को थोड़ा दे रहे हैं। और एक जुमला बोला, उसके बाद बोला जो लोग बचेंगे उसके बाद उनको हम जो लाइफ देंगे आप देख के ताजुब करेंगे। बोला माशी जिंदगी बेहतरीन देंगे। खैर ये बात झूठ भी हो सकती है क्योंकि ये तो एक छोटा वादा भी हो सकता, बट लेट्स अज्यूम दिस इज ट्रू। ये क्या सेट कर रहा पूरी दुनिया का प्रेसिडेंट? ये आपकी उस बात की तायद में बोल रहा हूँ मैं, ग्लोबल लीडर्स की तायद में बोल रहा हूँ। एक तरफ ऐसे ग्लोबल लीडर्स है, ये अगर डिमार्केशन की लाइन है, इस तरफ गज़ा, इस तरफ नेतन्याहू एंड पार्टी है, तो ये तरफ के लोग बोल रहे हैं कि हम अगर अपने मनहज से हट जाके उनका कबूल कर लेंगे तो हम दुनिया को क्या मिसाल देंगे। और दूसरी तरफ इन्हें क्या बोल रहा है कि हम उनकी मिसाल बना देंगे, उनमें से जो इस तरफ आ गए उनकी मिसाल बना देंगे। यानी एक दज्जालियत की मिसाल और एक लिल्लाहियत की मिसाल के बीच में जंग है। बस जंग। ये छोटा नहीं है वो, 350 किलोमीटर का चक्कर नहीं है वो, पूरी दुनिया का चक्कर है वो। इसलिए जो इसके ऊपर जो रिएक्शन होना चाहिए जी, जो नहीं हो रहा उसके ऊपर अभी भाई भी बोले, साहिल अदीम का भी सवाल उठाया और किसी का स्टेटमेंट बोलते हुए रह गए थे आप। एक किताब है जो ज़रूर पढ़ना चाहिए, दीन में तरजीहात, अच्छा, अल्लामा यूसुफुल खरदावी साहब।
अल्लाह उनको अच्छा रखे, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। हाँ तरजीह का मतलब भी बता दीजिए। प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज। दीन में प्रायोरिटी, इतना जहन खोल देती है वो किताब। अब वो किताब इंडियन पाकिस्तानी इधर के मौलवियों को पसंद नहीं आती, ठीक है, और इनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा नहीं बोलना चाहूँगा, मतलब पंच है समझो, पूरा मुंह फुट गए जैसा पंच है वो। क्योंकि उसमें एक बात बोले, जब इस्लाम पे हमला होते रहता है और इस्लाम को लोग डैमेज करने की कोशिश करते रहते हैं और जुल्म होता किसी पे, उस वक्त हज पे जाने वाले गुनहगार है बोले। वाह। अच्छा एंड हाँ 25 साल पहले वो सुनो सुनो ये एंड आई एग्री विद दिस। आई डोंट नो व्हाई बट बाय डिफॉल्ट मेरे अंदर से जो आवाज आ रही है कि इसमें एग्रीमेंट दीनी मदरसों की जो तरजीहात है, वो अल्फाज है ना, जी टर्मिनोलॉजी, जी उसमें फ़र्ज़ किफ़ाया फ़र्ज़ ऐन बोल के हाँ है है ना। ये वही चाहिए कि अगर पूरे लोग नहीं कर रहे तो आपके ऊपर फ़र्ज़ ऐन है, आप करेंगे वो। आप करेंगे। अगर कुछ लोग कर रहे हैं वो काम तो आप फ़र्ज़ किफ़ाया है, वो लोग कर रहे हैं ना भाई, आपके ऊपर से फ़र्ज़ियत ख़त्म होगी। उसके आगे उन्होंने लिखे हैं, अगर किसी जगह पे इस्लाम पे अटैक हो रहा जी और दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में एक शख्स ठहर के हो रहा हज के अगर फजाइल बयान कर रहा, अच्छा तो उसको वही सजा मिलना है जो एक शराबी को है। अच्छा उन्होंने हाँ, समझ गया, समझ गया। यहाँ तो हजम नहीं होने वाले ही, हाँ। लेकिन क्या बताएं वो तो उसकी तरजीह बिल्कुल बिल्कुल नाक़िस है। प्रायोरिटीज कब कौन सा काम करना है ये। और वो बोले पूरी फोर्स को, पूरे उम्मत का जो ईमानी जज्बा है, ये पूरी फोर्स को डैमेज करने वाले, ये पूरी फोर्स को गलत डायरेक्शन देने वाले यही मौलवियाँ हैं जो दीन को चार चीज़ें जैसा बताए थे, चार चीज़ों में रख के अब उसी की तरफ पुश कर रहे हैं, वो पूरा फोर्स को वहाँ लगाने का। ये आप एक इंटरव्यू सुने होंगे, बीबीसी वाला इंटरव्यू लिया, किससे, ये यमनियों से, यमन के जो है ना, जी हुती से जी, जी। बोला आप पड़ोस में तो नहीं हैं गाज़ा के, फिर आप दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं, आपका कोई बॉर्डर का मसला भी नहीं है। तो उन्हें जवाब क्या दिया, उन्हें बोला ये क्या नाम है अमेरिका के सदर का, बाइडन वहाँ फ्लैट में रहता है क्या बोल के, हाँ इसराइल में फ्लैट में रहता है क्या। और उन की बेबाकी को तो भाई सलाम, वाकई में रोज सलाम, सुबह शाम। यानी वो मिल्लत वाहिदा का जो तस्वर है ना, उसको डैमेज करा उन्हें, तुम्हारा बॉर्डर भी नहीं लगता उससे, फिर तुम कहीं कोई दिलचस्पी ले रहे। मैं इसके अपोजिट में एक जुमला, एक वो बताना चाह रहा हूँ। सऊदी का फॉरेन मिनिस्टर, अच्छा, पैलेस्टाइन इज नॉट अवर इशू, हाँ पैलेस्टाइन हमारा मसला नहीं है, हाँ हम जो सऊदी के बॉर्डर्स में जो रह रहे हैं इनके साथ कुछ कर रहे हैं क्या, सही बात है, वो दूसरा मुल्क है, आप लोग बार बार हमारे से क्यों एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। हाँ इन कंटिन्यूएशन टू दिस एक ऑडियो सुना था मैं, इट वाज जस्ट एन ऑडियो, सामने वीडियो में तो कुछ भी एक रैंडम प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स कर रहे थे, इट वाज आल्सो फ्रॉम अ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, रील्स या शॉर्ट। उसमें क्या था, अ वाइट मैन वंस अपॉन अ टाइम ड्रू लाइंस इन द सैंड। ओके, एक गोरा किसी जमाने में रेत पे लकीर बना दिया और तुम उन लकीरों की बुनियाद पे अपने आप को फख्र महसूस करते, अपने और उसकी हिफाजत के लिए लड़ रहे, उसकी हिफाजत करते। अ वाइट मैन वंस अपॉन अ टाइम ड्रू अ लाइन एंड ही थ्रू यू, ऐसा उन्होंने बोला, ऐसा ही थ्रू यू, ऐसा बिखेर दिया और तुम उसकी हिफाजत करते, उस गोरे की जो अपने दौर में तुम्हारे कुछ जानवरों से ज़्यादा बदतर ट्रीट करा। सही। और आज ये अहले अरब जो है, अब पूरे तो नहीं होंगे उसमें लेकिन जितने भी हैं, उनके ये अंग्रेज़ों के तलवे चाटनों को, और अब तो खैर बाज़ाब्ता इजरायली फेस्टिवल्स तो सऊदी में मनाना शुरू कर दिए, वो हनुका, हाँ, फलाना जो भी उनके नाम रहते वो बनाना शुरू कर दिए, वो सब जो देखे अपन, ये इंतहाई मतलब तकलीफदा तो बहुत छोटा वर्ड है, इस्लाम दुश्मनी का चेहरा मेरे को दिख के आता है इन लोगों में। मैं फर्स्ट टाइम सऊदी अरब गया था। अच्छा, कब गए थे ये भी बोल दीजिए। 2001 में हाँ गए, तो 1 महीना रहने का मौका मिला। तो मैं सुना कि वहाँ पे आम लोगों के लिए एसएससी से ज़्यादा तालीम की सहूलत नहीं है।
जो भी सहूलत है वो आवाम की एसएससी से ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा पढ़ना क्या करना है तो अंग्रेज़ी मुल्क जाना उस टाइम पे। खैर अब तो खैर यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी आ चुकी। तो उसी वक्त मेरे को क्लिक हुआ है कि पैसा है और 10वीं तक जो तालीम दे रहे हैं फ्री दे रहे, तो आगे क्यों नहीं बढ़ाए? तो बोले आगे बढ़ाने के लिए कल्चर भी समझाना है हमारे को। उनको समझा दिया गया कि आगे की जो तालीम हम देंगे कल्चर के साथ देंगे, आपके रेगिस्तान में नहीं देंगे, भिजाइए हमारे पास। और वही कल्चर का एक प्रोडक्ट है जी हाँ, MBS। अरे भाई लोग तो बड़े बड़े जुमले मार देते उसके आगे कि उसकी बर्थ जो है इट्स नॉट प्योरली मुस्लिम, हाँ यहूदी खून भी मिला हुआ है उसमें, एक फलाना ढिमाका। बट उसमें खैर वल्लाहु आलम कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, मगर इन प्रैक्टिस ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है भाई। कि जो मैं बोल रहा था 1-2 मिनट पहले कि इस्लाम दुश्मनी का अगर चेहरा देखना है तो आले सऊद को देख लो, सही, और ख़ास तौर पे कुवैत के, UAE के, ये जो जितने भी मुल्क मिलके जो है कतर का बाइकआउट करे थे और यमन पे हमला करे थे, उसके पीछे भी यही था। वही देख लो, इखवानियों को वो करो, वो शेख यासीन जो थे और यूसुफ क़रज़ावी दे दो रहे थे। और आज कतर और यमन सिर्फ मेरे ख्याल से 2 ही मुल्क है जिनका नाम सामने आता आपको, जो इन चंद गिरोह का साथ दिए हुए हैं जो कभी ना कभी खिलाफत की तरफ बढ़ने की कोशिश करे थे या फिर इस्लामी रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करे थे। कतर की पार्लियामेंट में आज इख्वानुल मुस्लिमीन के कुछ एक्स मेंबर्स बड़े लीडरशिप के जो रोल पे थे वो लोग आज पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। और यमन में तो खैर पूरा यमन का यमन तो भाई वो दैट्स अ टोटली डिफरेंट स्टोरी, दैट्स अ होल न्यू लेवल ऑफ मुस्लिम्स जो अपन शायद कभी तस्वुर ही नहीं कर सकते। उनकी दिल में क्या कैफियत है कि उनके अमल को अपन देख रहे हैं आंखों से, उनके बयानों को अपन सुन रहे कानों से, और उसका पूरी वेस्ट पे दुनिया का सबसे गरीब अरब मुल्क है। कितने की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, वो कितने की 69% 79 कितने की पॉपुलेशन है जो कैद से गुजर रही है। सबसे ज़्यादा बच्चे पूरी दुनिया में कैद के मारे जो मर रहे हैं वो यमन में मर रहे हैं, ठीक है। उस हालत में होते हुए भी अगर उनके हाथ में पिचकारियाँ रहते ना साहब, आज की तारीख में मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की, वो पिचकारियाँ लेकर ठहरे आते थे उन लोगों के सामने, कुछ नहीं तो कुछ नहीं तेज़ाब भर के मारेंगे किश्तियों पे बोले। ये जो है उन लोगों का वो जो है प्रैक्टिस, इन प्रैक्टिस जो करके दिखा दी है, इट डजंट मैटर कि भाई उनका स्कूल ऑफ थॉट क्या है, उनका रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है। इन प्रैक्टिस उन लोगों जो करके दिखा दिए, जो अल्लाह ताला बोले ना तरजीहात वाली बात जो आप रखे, उल्ला इन प्रैक्टिस करके दिखा दिए। और शर्म की बात है कि अपने को मौका तो दूर की बात है, उन लोगों को सही तरीके से सराहने का भी कोई तौफीक नहीं हुई। तौफीक क्या साहब, सलाहियत ही नहीं है। सलाहियत है तो चलो तौफीक नहीं है बोल के बोल सकते हैं अपन, कहाँ है सलाहियत, वी डोंट हैव इट। बेशक। आप दोनों की पूरी गुफ्तगू में एक सवाल बार बार आ रहा था ज़हन में जी, सोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, कैसा बढ़ना है। मैं खान साहब से सुनना चाहूँगा। खान साहब, आप अपनी ज़िंदगी से भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। सोल्यूशन जो है मुख्तलिफ लेवल पे, मैं आपको रोक रहा हूँ थोड़ा क्वेश्चन को फिर से। सोल्यूशन का मेरा जो मैं जहाँ देख रहा हूँ ना वो ये है कि ये 2024 है जी, फिर एक 30 साल के बाद या एक 50 साल के बाद ऐसा तीनों फिर बैठ के अपनी नस्ल के फिर से ये रोना नहीं रोना। देखिए जितने भी लोग जो है इनकलाब लाए ना, वो लोग मैं सुना के जो न्यू जनरेशन रहता ना उसके ऊपर वर्क करें तो कामयाब इनकलाब आया। तो न्यू जनरेशन जो रहता ना कोई भी समाज का, अगर आप इनकलाब लाना चाह रहे हैं तो उनके अजहान के ऊपर मेहनत करना है। अब जो मौजूदा रूलिंग पे लोग हैं उनके ऊपर आप क्रिटिसाइज करेंगे तो मैं समझता हूँ एक 15% असर होगा तब्दीली का। लेकिन न्यू अजहान पे अगर अमल करेंगे, अगर प्रैक्टिस करेंगे आप बदलने की, तो एक 15 साल के अंदर आप देखेंगे 30% से ज़्यादा आप अपने नताइज को हासिल होते हुए नज़र आएंगे, आप मंजिल के करीब जाएंगे। इट इज़ ट्रू दैट द लाइफ ब्लड ऑफ एनी कौम और एनी ग्रुप इज़ द यूथ। इसीलिए मौलाना मौदूदी बोले तब्दीली जो आती ना उसके लिए कम से कम 100 साल चाहिए।
समाज की, और ख़राबी भी वैसे ही होती रहती है, अचानक नहीं आती खराबी। खराबी मुख्तलिफ महामत से आती, हुक्मरानों के समाज में खराबी आ जाती, औसत तबके में खराबी आती, और जो मज़लूम तबका रहता, जो हाथ और पैर मुंह की लड़ाई लड़ते रहता, जिसको रोटी कपड़ा मकान की कशमकश रहती, उसमें खराबी आखिरी में आती। समझ आती। जो हाथ और मुंह की लड़ाई लड़ते रहता, उसमें जब खराबी आती तो उन्हें कोई गलत काम नहीं करता, बड़ी मुश्किल से वो शराब सिगरेट पान का आदी हो जाता उन्हें। अभी छोटे छोटे चोरियाँ, छोटे छोटे सिर्फ समाज के 1-4 आदमी को नुकसान पहुंचाता उन्हें। लेकिन जब हुक्मरानों में खराबी आती तो वो लोग जो है नस्लों को खराब कर देते। और ये औसत तबका जो रहता ना, इसमें जब खराबी आती ना तो दिखावे का अमल बहुत ज़्यादा हो जाता। करेक्ट। शो पुट अप। क्योंकि ये औसत तबका क्या करता, मैं हुक्मरानों के लेवल का हूँ बताने की कश्मकश में रहता, वहाँ तक पहुँचना, अप्रोच होना, वो कश्मकश में रहता, और गैर मुतमईन रहता, मुतमईन नहीं रहता, और उसी में उसकी ज़िंदगी और उसके घर के समाज की ज़िंदगी ख़राब हो जाती। ये कितना जामे जुमला है, अंदाज़ा लगा है आप इसकी। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ कन्वीनियंस, राइट। अपने पेरेंट्स जो है जितना खर्चा करते थे उससे 50 टाइम्स ज़्यादा अपन खर्चा कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन एडजस्ट करके अपने पेरेंट्स एक महीने में 1 लाख रुपए खर्चा करते थे समझो, आज अपन 1.5 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं। ये जब 50% बढ़ा ना, ये कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस है। अगर मोटे मोटे मिसाल दूँ तो स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करना, वो ऑनलाइन शॉपिंग करना, कुछ पसंद आई तो फ़ौरन ले लेना जी, या फिर ऑफ़रों का इंतज़ार करना, ये आप जो बोले समाज में दिखावा आ जाता, समाज में जो है तो ये औसत तबके में आता। इसमें क्या बोले थे, एक और जुमला क्या बोले थे आप, समाज में गैर दिखावा आ जाता। मुतमईन, हाँ, इत्मीनान नहीं रहता, क्योंकि उन्हें छीना चाहता एक मंजिल की तरफ, और वो बार बार उससे ज़रा सा फासले पे रहती, और वो छीने के चक्कर में क्या करता मालूम ने, वो जो मजलूम तबका है जो हाथ और मुंह की लड़ाई लड़ रहा, उसको नज़रअंदाज कर देता। और बहुत बुरी बात है, वो निचले तबके को नज़रअंदाज कर देना आपको इनकलाब तक पहुंचा ही नहीं सकता। आप यकीन मानो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर आप स्टडी करेंगे तो मालदार तबके के लोग आपको मिलेंगे जो अपने जहन से काम करे, अपना सरमाया सर्व करे। लेकिन ख़ास तौर पे जिहाद का जहाँ तक मामला आया, वहाँ पे पूरा जो है वही तबका काम आया जो तबके को हम जो है नज़रअंदाज कर देते हैं आमतौर। उसके लिए एक जुमला है आजकल जो रन हो रहा, क्या है, खोने के लिए कुछ नहीं है, तो उन्हें बोलता चलो मेरी जान हाजिर है। समझ रहे? अब सवाल ये पैदा होता अब करना क्या है इस्लाह के लिए। सबसे पहले ये बाउंड्रीज का जो तस्वुर है वो ख़त्म कर देना हम समाज में से। बाउंड्रीज बोलते हो, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, यानी सारी उम्मत मुस्लिमा सारे दुनिया पे फैली हुई है, पहले उसके एक होने का तस्वुर आना दिमाग में। प्रैक्टिकली है, हम यहाँ रह के भी हज के लिए जाते, लेकिन जैसे ही हमको दूसरी कंट्री का नाम लेते ही वो 1-4 खराबियाँ अपने को मालूम रहते उसके। अरे तुर्की वाले ऐसे है कहते, अफगानिस्तान वाले ऐसे है, पाकिस्तान वाले ऐसे है, सऊदी अरब वाले ऐसे है, ऐसा बोल देते अपन। ये काम छोड़ देना। और हमारे कलम से अगर कोई किताब भी लिखी गई तो वो जो है आलमी लेवल की रहना हो, बाउंड्री में नहीं रहना हो। यानी उसका अगर ट्रांसलेशन हुआ कोई ज़बान में तो उन्हें नहीं सोचना है कि अरे ये तो तमिलनाडु के लिए लिखी गई जो किताब है, नहीं समझना। अगर इतनी महदूद तरीके से लिखेंगे हम तो समझिए वो किताब नहीं है वो। बेशक लोकलाइज्ड, अगर हाइपर लोकलाइज्ड सोल्यूशन हाँ तो नहीं। अब इससे जल्दी तो नतीजा नहीं निकलता, लेकिन एक बड़े तबके को अपन नॉन बाउंड्रीज लोकेलिटी बनाना है, उन्हें वो तस्वीर में ही नहीं रहना होना, पहला। दूसरा, ये जो कुदरती तौर पे हमारे को जो नबी के ज़रिए से मसाजिद का जो जाल मिला है, वो जाल को इस्तेमाल करने में अपना वक्त लगाना,
नमाज़ों के लिए नहीं। मैं तो बोलता हूँ मस्जिद को ताला नहीं लगना, और हर नमाज के बाद दूसरी नमाज के फासले में समाज का कोई ना कोई तबका मस्जिद में आना, अपने इस्लाह का सामान उसका और रहना वहाँ पे। मतलब औरतें हैं, उनको दरमियान में टाइम मिलता 11 बजे के बाद से लेकर असर तक, वो लोग आना मस्जिद, उनके लिए कुछ सामान रहना, उनके अखलाकी इस्लाह का, उनके इल्म में इजाफे का, और वो मस्जिद इस्तेमाल में आना उसके लिए। बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं, स्कूल में कौन सा सिलेबस पढ़ रहे हो लोग? गवर्नमेंट जो तैयार करना चाह रही है हमारे को, स्किल्ड लेबर जो तैयार करना चाह रही, वो पढ़ा दे रहे हैं हम। तो फिर हम ख्वाब देख रहे हैं आलमी, और काम कर रहे हैं मुलाजिमत का। मुलाजिमत जो है गुलामी है। ये और बात है कि खूबसूरत गुलामी है। जैसा मैं सुना था, ये औरतों को जो जेवर पहनाते ना, एक ज़माने में भाग नहीं जाना बोल के लोहे के जंजीरियाँ पैरों में हाथों में डालते थे कहते। बाद में जब औरत पर रहम आया इंसानियत को, तो उसको सोने चांदी के बदल दिए। अब क्या है, वो कंपनी का टैग डाल देते हैं अब। जी हाँ। सोना चांदी बोलते एक बात बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ा टॉपिक से हट भी सकते हैं, लेकिन परसों एक सवाल आया डीएम, मर्दों के लिए सोना क्यों हराम है? अच्छा। तो मैं जवाब भेजा, औरतों पे फर्ज कब से हो गया? अच्छा। औरतों के लिए है ना भाई सोना, तो अपन भी बाय डिफॉल्ट ये सोच लिए भाई कि मर्दों के लिए हराम भले भाई, वो तो औरतों को भेजा उस तरफ, पंप कर दो सोना सोना, सोना। तो भाई वो जवाब नहीं दिया। ये इस पे फोकस करना है, पहले ये यहाँ से हटो। तो मसाजिद को इस्तेमाल करने के नए नए तरीके ढूंढना है हमारे को। एक सेकेंड खान साहब, थोड़ा रिकैप करेंगे। जी। पहला आप क्या बोले थे? जो मुल्कों की बाउंड्रीज जो है, सोशो पॉलिटिकल बाउंड्रीज को खत्म करना। दूसरा आप क्या बोले थे? मसाजिद का जो जाल है, हाँ, उसका इस्तेमाल जो बोले थे, इट्स अ वेरी प्रॉपर वर्ड, उसको इस्तेमाल करना और उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है, और ऐसे मतलब फायदामंद बनाना आवाम के लिए। ऑलराइट, ठीक है भाई। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, तो आपके मकान में एक वसत है जो मकान के लोगों को तकलीफ नहीं पहुँचते हुए भी हम यहाँ बैठे हुए हैं। हर घर में ये सहूलत है क्या? नहीं है। मेरे घर में आप आके एक आधा घंटा बैठ जाओ, नॉक होता दरवाजे पे, हमारे को कुछ लेना है बोलते हो लोग दीवान खाने में से, क्योंकि वो दीवान खाना उनके भी इस्तेमाल का है। लेकिन मस्जिद एक ऐसी मुकाम है जहाँ पे हर एक आदमी आता, हर तबके का आदमी आता, मजलूम भी आता, औसत दर्जे का भी आता, हुक्मरान भी आता, और उसकी तरबियत के लिए ही मस्जिद बनी, समाज के अफराद की तरबियत के लिए मस्जिद बनी। अच्छा, अफराद में से औरतों को निकाल देते क्या? अच्छा, औरतों की तरबियत हटा दे के अब क्या मर्द आदमी अपने औलाद की तरबियत कर सकते क्या? सोचेंगे अपन, ऐसा मुमकिन है क्या? नहीं हो सकता। तो नई नस्ल की तरबियत करना है तो औरत की तरबियत ज़रूरी है। पहला मदरसा है। और मैं तो बोलता हूँ औरत की तरबियत माँ बनने से पहले होना है, मदरसा बनने से, क्योंकि माँ बनने के बाद तरबियत नहीं कर सकते माँ की, उन्हें माँ बन जाती है उन्हें। ये ऐसा ही है जैसा अपन बोलते हैं बाप हूँ। हाँ, अरे तुम पैदा करे क्या पूछता है? तू मेरा बाप है, मैं तेरा बाप हूँ। ये तो खैर अपन बचपन में सुने भी है। आज ये नया सुन रहे हो, माँ हूँ। माँ। ये दो हो गए। डू यू हैव अनदर थर्ड पॉइंट टू ऐड ऑन दिस? नहीं, सुनिए। उसके बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर है तरबियत नहीं होने का समाज का, वो है एजुकेशनल सिलेबस। एजुकेशन में आप देखिए कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा। मैं उर्दू मीडियम से पढ़ा, रियासती ज़बान है बोल के तेलुगु डाले, ऑफिस की ज़बान है बोल के अंग्रेज़ी डाले, सेंट्रल की ज़बान है बोल के हिंदी डाले। ये इतने ज़बानें पढ़ाने के बावजूद भी मैं कोई ज़बान परफेक्ट नहीं बोल सकता, और किसी ज़बान में सोचने का मेरे पास सलाहियत नहीं है। तो मतलब मेरे को नाकारा बनाया। आप सोच रहे तो हैदराबादी में, आप इतना तो मैं बोल सकता हूँ, अपन सब जने हैदराबादी मतलब दक्कनी में सोच रहे अपन, ख्यालात तो उसी ज़ुबान में चलते जिसमें अपन बात कर रहे हैं।
है ना। लेकिन अब जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही समाज में, वो टर्मिनोलॉजी के एक नया टर्म आ गया समझो। परेशान हो गया मैं, अब खाऊं जो डरना नहीं, मेरे को मानने वाला उसके होता नहीं होता, बोलो आप। बिल्कुल। तो मेरी दखनी, मेरी हैदराबादी जबान में बात करी कि पूरा समाज नहीं कर रहा ना, हुकूमत के आर्डर्स पूरे हैदराबादी जबान में नहीं कर रहे क्या? नहीं निकाल रहे, फिर मेरे को कहीं पड़ा है भाई, वो बहुत बड़ा धोखा दिया ना आप। एक जबान सिखाना था, सोचना सिखा देना था। ये बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट है, लेकिन ये दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। आप बोले एक जुबान सिखा देना था और सोचना सिखाना था। अगर जुबान नहीं भी सिखाते तो सारा सोचना तो सिखाना था। और यही तो हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम की कमजोरी है, सोचना नहीं सिखाते, फॉलो करना सिखाते। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको मालूम आपकी सेहत के लिए क्या फायदेमंद है, ना आप समझ सक रहे ना मैं समझ सक रहा हूं। दावत का प्लेटफॉर्म बोल रहा, इतने चीज़ें अगर तुम नहीं खा सके या नहीं बना सके या नहीं खिला सके तो थू है तुम्हारे ऊपर, बोल रहा नहीं बोल रहा दावत का टेबल। अभी देयर इज नो डिनाइंग दैट, यस बोल रहा ना भाई। तो मतलब उन्हें वो मुकाबले में ला रहा आपको, तुम इतना कमाओ कि 18 आइटम रहना तुम्हारे टेबल पे, लोग खा के वाह बोलना, बोल रहा। अब 18 आइटम लगाने के वास्ते मैं बालिग हुए बाद 18 साल मेहनत कर रहा हूँ। 18 कितने हो गए? 36। उसके बाद वलीमा करने का ख्याल आ रहा मेरे को, कहीं बोलते 18 आइटम बनाना है। मैं एक आइटम में वलीमा नहीं कर सकता, ससुराल वाले थूकते बोल के। इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह करेंगे। खैर, तो बहरहाल ये 3 चीजें मैं बताना चाह रहा था। एक बार दोबारा रिकैप करेंगे अपन। बाउंड्रीज का पहला पॉइंट था। जी हाँ। दूसरा जो है मस्जिद के जाल को इस्तेमाल करने वाला था। तीसरा बेसिक एजुकेशनल सिस्टम, हाँ उसमें जो है होना, एक लैंग्वेज परफेक्ट आना उसको, उसमें हाँ एक लैंग्वेज एडिशनल पॉइंट, चाहे वो अंग्रेजी आओ चाहे तेलुगु आओ कोई सी भी आओ, एक लैंग्वेज इतनी परफेक्ट आना कि उन्हें बड़े से बड़े ऑथर की किताब पढ़ सकना। तो समझो उन्हें सोचने के काबिल बनता हूं, हम वो नहीं कर सक रहे। उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल बताया तो एक जबान सोचने की आदत। मेरे घर में वो क्या बोलते हैं उसको, कोरोना आ गया था। आ गया तो मैं बच्चों को लेके बैठ गया। अब रोज़ाना घर में ही बैठे हैं ना भाई, क्या करेंगे, चलो बेटा रोज़ाना जो है असर के बाद नहीं तो मगरिब के बाद कुरान का एक रुकू पढ़ लेंगे अपन तर्जुमे से। तो 3 बच्चियाँ 2 बच्चे, बच्चों की माँ मैं बैठे रहे, अब पढ़ रहे हैं एक एक रुकू एक एक रुकू। तो वो बच्चियों में जो बड़ी है उन्हें आलिमा कोर्स कर रही, उसको जब एक्सीलेंट करने का मौका दिए तो उन्हें अपने मिजाज से कर दे रही। सेकंड वन जो है और आगे की है उन्हें, उसमें उन्हें बोल रही है अल्लाह ताला फरमा रहा, जिब्राइल सलाम आके बोले अल्लाह ताला नबी से मुखातिब है, अल्लाह ताला इंसानों से मुखातिब है, बोल के उन्हें अपना अपना अल्फाज इस्तेमाल कर रही। तो बड़ी बोलती है तुम्हारा कैसा मालूम, मैं आलिमा हूँ। अरे उसमें लिखे हुआ है ना तर्जुमे में। अच्छा ना, सेकंड वन आलिमा, सेकंड वन आलिमा नहीं है, शी इज नॉट, सेकंड वन आलिमा नहीं है। मगर उन्होंने बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहा, अल्लाह ताला नबी को फरमा रहा, अल्लाह ताला अवाम को फरमा रहा, अल्लाह ताला बंदों को बोल रहा, ऐसा ये यहूदियों से मुखातिबत है, ऐसा बोल रहे उन्हें। तो अभी ने आलिमा जो है चिढ़ जाती है, इन्हें बोलती मैं एक्सप्लेन करी तो मैं तो नहीं बोली उसमें, तुम्हारा कैसा मालूम, तुम तो आलिमा नहीं है। तो मैं बोला नहीं नहीं, उन्होंने जो बोल रहे हैं बोलना उनका हक है, उनको जो समझ में आया बोले, तुम कहीं को क्रिटिसाइज करते हैं। और मौका भी दिया गया, मौका भी दिया गया। ऐसा बहरहाल 1 साल गुजर गया, हम ना सूरह बकरा वगैरह पढ़ लिया रोज़ाना एक एक रुकू करके। अब जब उसको मैं आलिमा कोर्स में डाला सेकंड को, वो पहली तो शादी होके चले गई, अब मैं जब डाला तो अब बड़ी मुश्किल से उसकी उम्र 16 साल होंगी देखो बच्ची की। पहली तरावी के दिन नमाज़ पढ़ने के बाद औरतें बोले कहते मस्जिद साहबा में कोई तर्जमा भी पढ़े तो अच्छा था, बोल तो बच्ची ठहरी थी हमारी, उन्हें बोली सुनते क्या आप लोग, तो कौन बोलते, तो मैं बोलती हूँ, ठीक है बोले। दूसरे दिन से कुरान लेके चले गई, 2 रुकू पढ़ के समझाना शुरू कर दी।
अब वो नानी भी परेशान, अम्मा भी परेशान, हालांकि अभी आलिमा अव्वल में भी नहीं है उन्हें। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरी बच्ची की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ज़बान एक सिखाओ, सोचना सिखा दो। सोचना सिखा दो, और सोचना सिखा दो इज़ मोर इम्पोर्टेंट ओवर हियर। फिर अगर मैं आपके बात को थोड़ा सा डाइल्यूट करा जी, यार सोचने का मौका तो दो कम से कम। क्या बात है, सोचने का मौका तो ऐसा दो। माहौल बनाओ, माहौल तो बनाओ सोचने का। ये सोचने का मौका तो दो के पीछे पूरा एजुकेशन सिस्टम और उसके बाद वो जॉब और पूरी जो शादी वलीमा जो आप बोले जी, ये पूरा छुपा हुआ है। सही कहाँ है सोचने का मौका? नहीं है। फॉलोअर्स मौका तो नहीं, ओनली फॉलोअर्स। खैर दिस वाज ब्यूटीफुल खान साहब, जज़ाकल्लाह। आप 3 नुकात में जो है बहुत ही जामे जवाब दिए। मेरे को जो मुख्तसर वक्त है माज भाई, मैं अपनी बात थोड़ा सा आगे रख के इंशाल्लाह इसको ख़त्म करेंगे आज के एपिसोड को। मेरा जो जवाब है ना खान साहब, इतना एनकैप्सुलेटिंग नहीं है। आप जो जवाब दिए इट टुक इन टू दिया, मतलब उसकी छतरी में जो है समाज आया, ख़ानदान आया, उसमें जो है एक पूरा निज़ाम आया उम्मत का। मेरे जवाब में मुकम्मल तब्दीली चाह, हाँ मेरे तब्दीली इंशाल्लाह मैं भी मुकम्मल चाह रहा हूँ, मगर मेरा जवाब का एक क्या बोलते हैं सो डायरेक्शन है शायद थोड़ा सा आपके पैरेलल है। अच्छा, क्योंकि अपन दोनों एक ही हाँ, गोल की तरफ सही, जा रहे हैं, थोड़ा पैरेलल है। कमिंग बैक टू व्हाट वी हैड एक्सपीरियंस इन आवर लाइफ, हक़ की तलाश में अपन निकले थे। अगर आप सल्यूशन चाह रहे हैं तो सल्यूशन की बुनियाद सबसे पहले ये रहेंगी कि एक तो सोचने का मौका दो, जो बोले ना अपन। इन में से हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो जैसे हम तीनों यहाँ बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, या फिर हमारे हम ख्याल लोग, या फिर हमसे उम्दा ख्याल रखने वाले लोग, वो लोग अपनी ज़िम्मेदारी बना लेना कि अपने आसपास के जो लोग हैं जिनका जहन अभी भी मालिएबल है, यानी अभी भी उसको वो मतलब मार के तोड़ के कम से कम मतलब हो सकती, कुछ भी इस्लाह करके हो जो है सकती, इस्लाह हो सकती, या फिर उसको क्या बोलते हैं, कोई शक्ल दी जा सकती, मॉडिफाई कर सकते। उन लोगों को जो है हक़ की तलाश की कम से कम जस्तजू पैदा करने लगाना। अपने अंदर पैदा हुई थी, आप भी खुद बोले एडमिटेडली, मैं भी बोला कि एडमिटेडली मेरे अंदर पैदा हुई थी, जिसकी वजह है कि इन कंक्लूजन यू एंड आई वी आर हियर। तो हक़ की तलाश की जस्तजू पैदा करना, और इसके साथ साथ ये बुनियाद रख देना कि बेटा तुमको सिर्फ़ और सिर्फ हक़ तलाश करना है, सिर्फ़ और सिर्फ हक़ तलाश करना है। आई एम नॉट गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट यू फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सही, आई एम नॉट गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट यू फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डॉक्ट्रिन, और नीदर आई एम गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट यू फ्रॉम एनी पाथ यू टेक, बट आपको हक़ की तलाश करना है। अब जाहिर सी बात है, ये सुनते ही सबके दिमाग में आया था भाई गुमराह हो जाते। एक बात बोलता हूँ जो मेरी ज़िंदगी की बुनियाद बनी, एक्स गुनाहगार है भाई हम भी, अल्लाह माफ़ करे मेरे गुनाहों को, कि जब हम हक़ की तलाश करते हुए निकले तो जाहिर सी बात है मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ माई लाइफ आई फेल्ट कि ओ माई गॉड दिस इज़ गोइंग टू टेक मी अस्ट्रे। ऑलराइट, ये जो बात है ना, ये वाकई में मेरे को गुमराह कर सकती है, बट हिदायत की गारंटी कौन लिया हुआ है? अल्लाह ताला लिया हुआ है, गारंटी लिया हुआ है। तलाश करो मैं मिल जाता हूँ बोल के बोले। हाँ। अगर आपका ईमान है तो आप गारंटी लिए वाले आदमी क्यों, आदमी मतलब गारंटी लिए वाली जो एंटिटी है, हस्ती जो है, उस पर आप कामिल ईमान रख रहे नहीं रख रहे? रखना चाहिए। अच्छा चलिए, रखना चाहिए की बात नहीं भाई, आप अपने आप को मुसलमान बोल दिए, हाँ, तो मतलब आप बाय डिफ़ॉल्ट ही सही, लफ्ज़न ही सही, या फिर बैकग्राउंड में अब आपको पढ़ाया नहीं तो खाली आपको नहीं समझ में आता, हाँ। लेकिन आप गारंटी तो अल्लाह के हाथ में दे दिए। और जो अल्लाह जो है ये बोला उदूनी अस्तजिब लकुम बोला, ठीक है, और जो अल्लाह ताला ये बोला कि मैं हिदायत देने वाले हम हैं और आप हक़ दिखाने वाले हम हैं, और अल्लाह ताला के नामों में से हक़ एक है। जब आप हक़ की तलाश में निकलेंगे तो मजाल है दुनिया की किसी भी हस्ती की कि आप गुमराह होंगे नहीं हो सकता, बहैसियत बशर्त ये कि आपकी नीयत खालिस हो। तो मैं पहले पॉइंट पे वापस आ रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या बोला था मैं? जस्तजू पैदा करना बोल के बोला था ना।
अब पैराफ्रेज करता हूँ मैं उसको, इखलास वाली जुस्तजू पैदा करना, अपनी औलाद हो, अपने जूनियर्स हो, अपने बड़े हो, सब हो, इखलास वाली जुस्तजू पैदा करना। और इखलास पैदा करना जो है बड़ा ही कठिन काम है, बड़ा ही मुश्किल काम। हक के उस सर्च में, हक की सर्च में इखलास। और इखलास का जो मतलब है साहब, आप भी समझते, आप भी समझते, अपनी पूरी ऑडियंस भी समझती, ये इतना जामे वर्ड है। और ये बात मेरे को ऐसा दिखता है कि ये जुमला जो है इखलास के साथ मुखलिस होके हक की तलाश में निकलना है। देयर इज नो अदर थिंग इन माइंड। मैं हक की तलाश में निकला हुआ हूँ, कामिल ईमान, अपनी कामिल ज़िंदगी की पूरी गारंटी अल्लाह के हाथ में दिए हुए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरे खुदा ने खुद गारंटी ली है। तो मजाल है दुनिया की किसी हस्ती की, मजाल है इब्लीस की कि वो आपको गुमराह कर सके। इतना ईमान आपके अंदर पैदा हो गया, आप ज़िंदगी में एक बार भी वर्बटिम ये जुमला बोल दिए तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इतना खुश हो जाएंगे आपसे कि वाक़ई में आपके साथ फ़ौज खड़ा कर देंगे फरिश्तों की कि इसको तो मैं गुमराह होने नहीं दूंगा। वर्बटिम तो चलो बहुत दूर की बात है, दिल में एक बार भी आपके अंदर ये पैदा हो गया तो नेवर इन योर लाइफ यू विल फाइंड एनी पावर दैट कैन टेक यू अस्ट्रे। एंड कंटिन्यूइंग ऑन दिस, चलो ये हो गया, ये आप जस्तजू अपने अंदर पैदा करें, अपने आगे वालों के अंदर पैदा करें। अब क्या होता, सोसाइटी का बाइफर्केशन होता। जस्तजू पैदा हो गई, मगर इस जस्तजू पे अमल करने की सलाहियत अल्लाह ताला कुछ लोगों को देते, कुछ लोगों को नहीं देते। फॉर एग्जांपल, लैंग्वेज इज़ अ बैरियर। कोई बंदा है जिसको जस्तजू दबा के है, मगर बेचारा गवार है, अनपढ़ है, तो कहाँ से किताबें पढ़ सकता साहब। और सबको अपन सब अग्री करते हैं कि द बेस्ट वे टू रीच हक इज़ टू रीड, नॉट टू लिसन। व्हेन यू आर लिसनिंग, you are listening to a version of truth, but when you are reading, you are probably reading the truth, right? जब आप पढ़ रहे हैं तो आप हक को पढ़ रहे हैं, जब आप सुन रहे हैं हो सकता है कि आपको हक किसी की ज़ुबान में सुनाया जा रहा, और इसमें एक फ़र्क पैदा हो जाता है, इन ट्रांसलेशन। तो ये पढ़ने की सलाहियत शायद सब में नहीं होंगी। और ये बात मेरे एक अजीज़ दोस्त कुछ दिन पहले ही मेरे सामने रखे थे कि भाई मैं तो पढ़ लेता हूँ, मगर मेरा एक जूनियर है उसको उर्दू आती, मेरे को उर्दू नहीं आती भाई, मैं फिर भी इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, मेरे को उर्दू नहीं आती। तुम जो पढ़े हो, तुम जो बातें बोल रहे हैं ना, इस लेवल की डीप बातें मेरे को जो है इंग्लिश की किताबों में नहीं मिलते। तो व्हाट शुड आई डू? क्या अल्लाह ताला मेरे से भी वही सवाल करेंगे जो तुम्हारे से करेंगे? एंड वी नो अल्लाह ताला इज़ नॉट लाइक दैट। ना तो अपने को उन्होंने इतना बोझ में डालने वाले हैं जो अपन सह नहीं सकते, ठीक है, ना तो अपने से ये सवाल, इस ऐसी चीज़ के बारे में सवाल करने वाले जिसकी अपने को सलाहियत अल्लाह ताला नहीं दी। फॉर एग्ज़ाम्पल, भाई अगर कोई गुंगा है या फिर अंधा है तो अल्लाह ताला उसका हिसाब अलग लेने वाले हैं, एक जो सुन सकता और जो देख सकता, पर्चा अलग है, उसका पर्चा अलग है, उसका हिसाब अलग है, उसका हिसाब अलग है। तो दैट इज़ वेयर द बाइफर्केशन कम्स इन, एंड दैट इज़ वेयर यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि वो अंधे और बहरे का सवाल मेरे से पूछा जाएगा। हाँ। क्यों? क्योंकि मेरे को अल्लाह ताला सलाहियत दिए, मेरे को अल्लाह ताला रिसोर्सेज दिए। अब रिसोर्सेज के साथ साथ मेरे को, मैं पर्सनली अपने बारे में बोल रहा हूँ, प्रिविलेज भी दिए। अल्लाह ताला मेरे को फिनेंशियली एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रखे हुए, अल्लाह ताला मेरे को एक एनवायरनमेंट के तौर पे, रिसोर्सेज के तौर पे, हर चीज़ में जो है अंबार डाले हुए हैं नेमतों का। तो मेरे से ज़्यादा सवाल है बमुकाबले उस ऐसे इंसान के जिसके पास ये चीज़ें मैसर ना हो। कुल्लुकुम राई जो है ना, उसमें यही है, मतलब यही है कि अगर तुम समझदार है तो तुम्हारे पड़ोस में जो बेवकूफ़ है उसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा। अगर तुम मालदार है तो तुम्हारी पड़ोस में जो गरीब है उसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा। एंड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूं, बिल्कुल, ये हदीस का मैं ट्रांसलेशन पढ़ता था हमेशा। अच्छा। कुल्लुकुम रायिन व कुल्लुकुम मसऊलुन रइयती जी। परसों अरबी पढ़ने का मौका मिला। अच्छा। राई जो है शेपर्ड को बोलते हैं। यस। और रइयत जो है पूरी इसकी रेवट जो होता है, फ्लॉक होता है। तो खुद ब खुद वो अल्लाह रिलेशन पूरी सीधा समझ में आ रही है कि तुम लीडर है। ब्यूटी ऑफ द अरबिक लैंग्वेज सबको लेके चलना है। तो दूसरी चीज़, जो भी हक की तलाश में निकला उसके दिल में रेबेलियन आ जाता। अंडरस्टैंड, रेबेलियन बाय डेफिनेशन विल ब्रिंग डिस्कम्फर्ट। एंड अंडरस्टैंड कि इफ़ द फर्स्ट कंडीशन आपकी मीट हो गई, जो मैं पहली कंडीशन बोला, आप इखलास के साथ हक को चुनने के लिए निकल गए, तो आपके अंदर जो भी रिवला, छोटा आया बड़ा आया जो भी आया, फर्स्ट कंडीशन मीट होना शर्त है। उसके बाद जो भी आया,
that is going to lead to good. ऑलराइट. और ऑब्वियसली दीन जो है आपको अदब के बाउंड्रीज भी सिखाता और क्या बोलते हैं सो मामलात के बाउंड्रीज भी सिखाता, सब कुछ है. ये सब आर्ग्यूमेंट के सिमेंटिक्स है, ठीक है. मगर आर्ग्यूमेंट क्या है, आपके अंदर एक रिबेलियन पैदा होता. रिबेलियन को तोड़ता क्या? करंट एस्टैब्लिशमेंट. और करंट एस्टैब्लिशमेंट में एवरीथिंग, एंड आई से विथ ऑल कॉन्फिडेंस, इवन द फैमिली सिस्टम विल वर्क अगेंस्ट यू. उलमाओं की एक लाइन है, फैमिली सिस्टम की एक लाइन है, दोस्तों की एक लाइन है, टीचर्स की एक लाइन है, सबकी एक वर्टिकल हायरार्की है. ये हर चीज़ आपके ख़िलाफ़ काम करने वाली है. जो भी अदब के दायरे अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी अपने सिखा दिए अपने को, उसमें रहते हुए आपको एक एक गांठ जो है ना ये खोलना है. आपको ये खोलना है, अपने लिए नहीं खोलना है, आगे वालों के लिए खोलना है. बिकॉज यू, आई डोंट थिंक personally, I don't think we are the generation that is going to bring a change to the world. It is going to be our kids or their kids. And you know, they will reject us. उन लोग, मेरे को ऐसा लगता, they are going to outrightly reject us. Our kids will be bold enough to tell to our face directly कि बाबा you are wrong. And you know what? My God has given me the right to disobey you in this matter. ये बोल सकते हैं आप आपके अब्बा को? हाँ, बहुत मुश्किल काम है. बहुत मुश्किल काम इसीलिए क्योंकि अपनी तरबियत ऐसा हुई है. हालांकि शरीर अपन वो क्या बोलते सो कई बार खुतबों में सुन लिए कि भाई आप कब कर सकते कब नहीं कर सकते. हाँ. माँ बाप की वो करना है, ये करना है, मगर बोल के आगे का भी उसका लंबा है. हाँ. राइट. तो फॉर इस्लाम यू शुड बी रेडी टू डिसोबे. ये आगे वाले के लिए हो गया, आप रेडी हो गए डिसोबे के लिए. और एट द सेम टाइम पैरेलली यू शुड बी रेडी टू बी डिसोबेड. अगर हम आगे वाले को बोल रहे हैं खाली बेटा नो यू हैव टू एक्ट ऑन द रिबेलियन इफ यू आर राइट गिवन द फर्स्ट कंडीशन हैज बीन ऑलरेडी मेट, मगर आप तैयार नहीं है अपने बेटे से सुनने के लिए कि यू आर रॉन्ग, जबकि हकीकत में मैं रॉन्ग. अगर अपनी औलाद से सुन रहा हूँ कि मैं गलत हूँ तो मैं नहीं और उन्हें बोल दे रहा, प्रूफ कर दे रहा, तो भी मैं सुनने के तैयार हूँ, तो मतलब मैं तो दोगला हूँ. आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग वॉट आई एम प्रीचिंग. तो हमारी जनरेशन के लिए अगर ये सोल्यूशन पूछे आप, तो दोनों करना ज़रूरी है आगे के जनरेशन को सिखाते हुए. एंड दिस इज़ वॉट आवर पेरेंट्स इन जनरल हैव नॉट डन. वी ग्रू अप, ऑल ऑफ इंडियंस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, पिता श्री और माता राम के जो है अपन चरणों में पले बड़े सो है. वेयर योर फादर द पेट्रियार्कल फिगर कुड नेवर बी रॉन्ग. और ये आप जानबूझ के बोले ना? हाँ, जानबूझ के. माता राम, अरे मेरे जानबूझ के बोला भाई, बिकॉज इंडियन सोसाइटी का ये अपन नहीं बोलते होंगे मगर मानते तो ये लेवल पे मानते अपन ये लफ्ज नहीं बोलते मगर मानते तो सही. योर फादर कैन नॉट बी राइट. एंड आई हैव हर्ड पेरेंट्स टेलिंग देयर किड्स योर फादर इज नेवर रॉन्ग. कहीं को साहब खुदा है आप नहीं, इंसानी फितरत है वो. नहीं मैं बोल रहा हूँ इंसानी फितरत है, मगर जाहिर सी बात है ना, गलती है ये. आप अल हक है क्या? नहीं, आपसे गलती नहीं हो सकती क्या? कुरान में कितने बार अंबिया अलैहिस्सलाम को तंबी है गलती करने के ऊपर? कितने अंबिया अलैहिस्सलाम को नहीं है, इंक्लूडिंग द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शहद का वाक़या है. तो टू err is human, then in what capacity can somebody who is just a little bit older than I am, मेरे से थोड़े से उम्र में बड़े हैं, उन्होंने मेरे को ये बोल सकते कि आई एम ऑलवेज राइट. लाइक उनको थर्ड पार्टी में अपने आप को रेफरेंस कर लेंगे, योर फादर इज ऑलवेज राइट. इसको तोड़ना है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे पेरेंट्स में है, तो उसी तरीके से अपने दीनी लीडर्स में भी है. बेटा हम सही बोल रहे हैं और तुम क्या समझ सकते, तुम तो अड्डे में कोई चूज़ा है, तुम छोटे हैं, फलाना डिमांड का, जो अपन लास्ट सेशन में तो पॉइंट नंबर 1 इखलास के साथ हक़ की तलाश. पॉइंट नंबर 2 बी रेडी फॉर द रेबेलियन विच अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज गोइंग टू क्रिएट इन यू, and be ready to be acted upon by that rebellion, because if you are going to work in the line of progress, the next generation is going to be better than you. That वो तो फितरत है, प्रोग्रेस की फितरत है. the next generation is going to be better than you. नंबर 3 तारीख गवाह है. एक वाक़े से सुनाता हूँ मैं. तो इमाम शाफ़ी के ख्वाब में आया था कि इमाम अहमद बिन हम्बल से जो है बड़ा काम लिया जाएगा बोल के बशारत हुई, वैसा था. तो ने इमाम अहमद बिन हम्बल को चिट्ठी लिखे या फिर फरमान भेजे.
तो इमाम अहमद बिन हंबल चिट्ठी बंद करके परेशान हो गए, बीवी बच्चों को बोले बोरिया बिस्तर पैक कर लो, आफत आने वाली, बहुत बड़ी आफत आने वाली है, तो तैयार हो जाओ। तीसरा पॉइंट मैं यही बोलने वाला हूँ, 3 पॉइंट्स, आप भी 3 पॉइंट्स रखें, मैं भी 3 पॉइंट्स रखूँगा इंशाल्लाह, आगे नहीं। तीसरा, हर किस्म की आजमाइश आफत के लिए तैयार हो जाओ, और याद रखो ऑल ऑफ दिस इज टेम्पररी, एवरीथिंग इज टेम्पररी। आज जो एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा, इवन दिस इज टेम्पररी, बेशक, इवन दिस इज टेम्पररी, कुछ भी हो सकता, हमारा नाम निशान बुनियाद वाइप आउट हो सकता, बेशक, पूरा यूट्यूब चैनल ही बंद कर दे रहा था, खत्म, डेटा गॉन, एट द सेम टाइम लैपटॉप क्रैश हो जा रहा था, आपका बैकअप भी गॉन, बेशक, बेशक, हर चीज फानी है। और आजमाइश मुमकिन नहीं है साहब, आपसे अगर काम लेना है अल्लाह ताला को तो आपसे आजमाइश होनी चाहिए। अद्दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिर, मोमिन बनना है तो अपने को उसमें डालना ही चाहिए, कैद खाने में डालना ही चाहिए। तो ये 3 बातें हैं, इसको समझना ज़रूरी है। एंड इसके प्रैक्टिकल तरीके जो निकलते, थोड़े खान साहब जो बोले वो निकलते, थोड़े जो दूसरे उलमा जो बोले वो निकलते, लेकिन इनफरादी तौर पे दिल, दिमाग और जिस्म की कैफियत जो है ना, इन 3 चीज़ों पे अगर अपन बुनियाद रख लिए तो बाकी के जितने भी सोल्यूशन निकल रहे उसके आइडियल केस तक पहुंचना भी आसान हो जाता, उसको इम्प्लीमेंट करना भी आसान हो जाता, इम्प्लीमेंट करके उसको सस्टेन करना भी आसान हो जाता, बिकॉज यू विल बी रेडी। उस मौके पे यू विल बिकम मुस्लिम, somebody who was submitted, somebody who was totally submitted the will, the life, the wealth, everything for Allah subhanahu wa ta'ala. And I believe this is a solution. बहुत सारे उलमा जो है बड़े जो अकाबरीन हैं 2 एंगल से डिस्कस करते, जैसे डॉक्टर इसरार अहमद, काफ़ी लोग बोलते कि ही वॉज समबडी जो बोलते थे फ़र्द से पैदा करो, इनफरादी तौर पे तब्दीली लाओ, तो वो जो है झाड़ की तरह बॉटम्स अप अप्रोच थी उनकी। वाइल मौलाना मौदूदी के बारे में ये बोला जाता कि ही वॉज समबडी जो बोलते थे नहीं टॉप डाउन करो, बड़ों को ठीक करो, बड़ों को वो करो, फिर वो होता, राइट, बड़ों को फोकस करो, बड़ों से वो करो, अपने लीडर सही हो गए तो जाहिर सी बात है विल चेंज, बोथ आर ट्रू। और ये दूसरे जो है फसाद पैदा करने वाले ये 2 ये इख्तलाफ को ऐसा उठाते दोनों के बीच में झगड़ा ही कर देते, बट वी नो दैट बोथ ऑफ देम आर ट्रू। बट बुनियादी बात यही आती कि इफ़ यू डू नॉट चेंज, इफ़ यू डू नॉट सबमिट, इफ़ यू डोंट थिंक कि एवरीथिंग, एवरी लीडर इंक्लूडिंग ऑल मुस्लिम लीडर्स are nothing in front of the true leader, alright, and if any of them is मेरे को भटका रहा एक लम्हे के लिए भी, या फिर एक छोटे पॉइंट के लिए भी भटका रहा, उसका ज़ाती गेन होगा या फिर उसका कुछ भी होगा, वो सब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, भटक कर रहा हूँ उससे फ़र्क पड़ता, और वो क्यों, क्या, कैसे, फलाना ढिमाका से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये चीज़ आपको दिख गई तो मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि आपका दीन और आप का नबी पूरी इजाज़त दे रहा उससे बगावत करने की। इख्तिलाफ करो, मैं तो बगावत बोल रहा हूँ, आप इख्तिलाफ बोल रहे हैं, मैं बगावत बोल रहा हूँ। उस पॉइंट पे करो ना सब, हाँ, उस पॉइंट पे, दैट वन पॉइंट आई डिसएग्री विथ यू ऑन दैट पॉइंट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, नॉट बिकॉज आई अंडरस्टूड इट डिफरेंट, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह मैं उस पॉइंट पे आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ। मगर आपके पास इतना ज़र्फ होना कि वो पॉइंट से हट के किसी और पॉइंट में अगर मुआफ़क़त हो सकती तो उसके लिए भी तैयार रहना, उसके लिए भी तैयार होना। इसीलिए आज हम तैयार नहीं है। आज हम क्या कर रहे हैं मालूम, आपकी एक बात अगर हमको नहीं समझ में आई तो हम टोटली जीरो कर दे रहे हैं उनको। That is the reason I told you कि if you are rebelling you should be ready to be rebelled against for the sake of Allah, क्योंकि बुनियाद क्या है, लिल्लाहियत बुनियाद। और मैं तीसरी बात जो रखा था इसीलिए रखा था, टू err is human बोलते हैं इंग्लिश में, गलती करना इंसानियत है बोलते, टू err is to be फितरत है, फितरत है, ह्यूमन, यू नो, गलती करना ही इंसानियत है। एंड इफ़ यू आर पॉइंटिंग अ फिंगर टुवर्ड्स समबडी कि भाई आप गलत करें, तो यू शुड बी रेडी टू टेक दैट फिंगर टुवर्ड्स योरसेल्फ व्हेन यू आर एक्चुअली रॉन्ग। सही, अगर आप बोलते जा रहे हैं नहीं तुम गलत, तो तुम ही सबसे बड़े तागुत, वैसे तो पैदा हुए थे तागुत, सब तागुत वैसे ही पैदा हुआ। तो अगर ये 3 चीज़ें अगर पैदा हो गई तो मेरे को ऐसा लगता है कि जितने भी प्रैक्टिकल सोल्यूशंस है ना उस पर अमल करना आसान हो जाता है, क्योंकि आप कितना भी दुनिया को देख लीजिए,
जितना भी दुनिया के सक्सेसफुल इज़म्स को देख लीजिए या फिर मूवमेंट्स को देख लीजिए, उनमें एक चीज़ कॉमन थी साहब, इखलास और डिसिप्लिन। और ये अपन अपने दीन के लिए नहीं कर सके तो क्या फ़ायदा है। बेशक। चलिए माज भाई, 2 बातें आप भी ऐड कर दीजिए। नहीं, ये मैं कोई एक सोल्यूशन देके किसी एक तरफ न जाना चाह रहा हूँ। क्या बात। मैं चाह रहा हूँ कि सारों के सोल्यूशंस आप सुनना चाह रहे हैं, ऑब्जॉर्व करना चाह रहे हैं। सारे के सोल्यूशंस लेके जो है हमको आगे बढ़ना है। क्योंकि इनफैक्ट आप भी जो बात रखे, हम एक महफिल में बैठे हुए हैं, सोल्यूशन 1 2 3 1 2 3 दे रहे हैं भाई, लेकिन प्रैक्टिकली जब उतर जाते मैदान में, और उतरे हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ पर फिर हर एक का जो बैकग्राउंड है ना, हर एक के जो हालात, सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट जो भी आएगा, वहाँ पर जो चीज़ें उन्हें फेस करता, उस टाइम के लिए उसको जो सोल्यूशन होना है वो तो फिर मैदान सिखाएगा। तो इसीलिए आखिरी पॉइंट मैं अपनी तरफ से सिर्फ एक ही ऐड करना चाह रहा हूँ। इनफैक्ट मेरा नहीं है ये, मैं सीखा हूँ, मौलाना मौदूदी फरमाए कि मैदान ही तरबियतगाह है। अच्छा। और कुरान की तशरीह लिखते हुए उसके इंट्रोडक्शन में लिखे कि सारे पॉइंट जो समझाया लिटरेरी एक्सपेक्ट से, ये सब भी फॉलो करे तो कुरान की रूह तक नहीं पहुंच सकते। कुरान की रूह तक पहुंचना है तो इसको लेके मैदान में उतर जाओ बोले। तो आप दोनों के सॉल्यूशंस के साथ मैदान में उतरना है। एंड एक चीज़ की मैं बड़ी तारीफ़ करूँगा, आप सवाल की जो फ्रेमिंग करे थे ना, वो शायद मेरे को बड़े लंबे अरसे तक याद रहेंगे और मैं भी फॉरएवर याद रहेंगी। सवाल की आप जो फ्रेमिंग करे थे कि आज से 30 साल बाद तीनों लोग यहाँ बैठ कर नहीं रोना, ये रोना। सही बोला। एंड दैट इज इट इज समथिंग दैट विल मूव अ लॉट ऑफ पीपल। मेरे को तो हुआ भाई, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे दुनिया में होंगे ये जो सवाल के इस फ्रेमिंग को पहली बार सुन रहे हैं और उनके ऊपर काफ़ी हद तक ये असर किया होगा कि वाकई में साहब ये मेरे को पक्का यकीन है कि तारीख का कोई ना कोई ऐसा मोड़ होगा जहाँ पे ये बातें ऐसे ही 3 लोग बैठ के करे होंगे। बेशक बेशक, बिल्कुल करे होंगे, और कई जगहों पे पैरेलल करे होंगे, कोई इधर कर रहा तो कोई उधर कर रहा, कोई उधर कर रहा। तो अगर अल्लाह ताला अपने को ये प्रिविलेज दे दिए कि 30 इयर्स डाउन द लाइन हमारी वजह से ये सवाल करने वाले एटलीस्ट कम हो जाएं, तो आई थिंक इट वुड बी द बिगेस्ट ब्लेसिंग। मौलाना मौदूदी जब पर्चा निकालते थे ना जी, तो अपने ख्यालात भी बिल्कुल इदारे में लिखते थे, तो कई लोग पढ़ते थे वो, तो कई लोग खुतूत के ज़रिए बताते थे आप जो बता रहे वही सोच रहे हैं हम भी, आप जो बताए ना इदारे में हम भी वही सोच रहे हैं, तो क्यों ना हम मिल बैठें। वो वजह बनी वो जमात बनाने की। इसी के साथ और एक मौलाना मौदूदी की एक आखिरी बात बताया था। बिल्कुल बिल्कुल। मौलाना मौदूदी बोले कि हर घर पे दस्तक दो, किसी ना किसी घर से सईद रूह से मुलाकात हो जाएंगे। किससे? सईद रूह से। अच्छा, यानी जो इखलास जिसके पास है, जो कुछ करना चाहता है, उमर अपने घर में है, वो आप घर पे खटका मारेंगे तो घर में हो सकता 10 आदमी होंगे, लेकिन वो एक सईद रूह अगर है तो मुलाकात हो जाती और उसको साथ ले लो, काफिला बढ़ता जाता। लाइक माइंडेड जो कनेक्ट होते हैं। जी हाँ। चलिए, वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो खैर दिस वाज आवर सेकंड एपिसोड एंड खान साहब जज़ाकल्लाहु खैर, आप वक्त निकाले। आपकी मतलब उम्र का लिहाज रखते हुए और आपकी सेहत का लिहाज रखते हुए हम जो है क्या बोले, खुले आसमान के नीचे, हाँ खुले आसमान के नीचे आप बैठे हमारे साथ, इतना वक्त निकाले, रात का ऐसा वक्त कि रमज़ान में वो भी जब आपको सहरी के लिए बिल्कुल कम वक्त है, आपको शायद रात में बिल्कुल भी आराम नहीं मिलेगा अभी, माफ़ी चाहते हैं हम लोग और काफ़ी हम शुक्रगुजार हैं। एंड खान साहब के इंट्रोडक्शन में एक बात मैं भूल गया था, खान साहब इज़ वन ऑफ दोज पीपल फॉर अस हु इज़ गिवन अस अ परफेक्टली हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म। हम खान साहब के आगे कुछ भी, कैसा भी, कितने भी बेतुके पने से बोलने का हमारे पास कॉन्फिडेंस है और उन्होंने हमको उतना लीवे दिए। कम ही होता है कि इस उम्र के ऐसे लोग
मिलते। ऐसे और लोग भी हमारी ज़िंदगी में जिसकी वजह से हम ऐसे हैं, इंशाल्लाह उनको भी हम बुलाएंगे ये प्लेटफॉर्म पे। कुछ अल्लाह के पास चले गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जो है जन्नत में जितना भी हो सके आला से आला दर्जे तक आमीन। और जज़ाकल्लाह खान साहब वंस अगेन। एक हक़दीन के लिए एक अनाउंसमेंट है जी बिल्कुल। खान साहब की जो एक्सपीरियंसेस है आपसे फ़ायदा उठाने के लिए, और जो आप हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म की बात बोले, इसके लिए रमज़ान के बाद इसमें आप भी शामिल है। ओह माय गॉड। रमज़ान के बाद खान साहब के साथ सफ़र करना है इंशाल्लाह। तो हक़दीन ब्लॉग आने वाला है खान साहब और हक़दीन के साथ। इंग्लिश वाला सफ़र नहीं, ये उर्दू वाला सफ़र है।